जब मेरे ताऊजी का पैर टूट गया तो उनकी जगह मैंने लंबी दूरी का माल ढोने वाला ट्रक चलाना शुरू कर दिया। रवाना होने से पहले ताऊजी ने मुझे एक ताबीज दिया और खास तौर पर हिदायत दी कि इसे हमेशा अपने साथ रखना। फिर ताऊजी ने कहा, ट्रक में कभी भी कच्चा मांस मत रखना। अगर किसी सुनसान पहाड़ी इलाके में कोई गाड़ी रोकने की कोशिश करे तो हरगिज मत रुकना। ये बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। राजस्थान का यह इलाका बड़ा रहस्यमयी है। मैंने जो बातें तुझसे कही हैं उन्हें अच्छी तरह याद रखना। रात में किसी अजनबी को लिफ्ट मत देना और न ही किसी अनजान इंसान से ज्यादा बातें करना। बस इतना याद रखना। चिंता मत करो ताऊजी, मुझे सब याद है। मैंने तुरंत हामी भर दी। इसके बाद मैं अपना भारी ट्रक लेकर सड़क पर निकल पड़ा। यह सफर पूरे 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा था और इसे पूरा करने में लगभग एक हफ्ता लगना था। ट्रक में फल और सब्जियां भरी हुई थी। मंजिल पर पहुंचने के बाद मुझे अंगूर और खरबूजों की एक और खेप भरकर वापस लानी थी। उस दौर में ये सारी चीजें काफी कीमती और दुर्लभ मानी जाती थी। मालकिन 300 रुपए और जोड़ दीजिए। मालकिन ने पैसे लिए और चुपचाप बाहर चली गई। शाम गहराने लगी थी और आसमान से हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। हालांकि जून जुलाई का मौसम था, फिर भी मुझे अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी, खासकर तब जब वह मालकिन मेरे पास से गुजरी। उसके पास से गुजरते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। छोटे भाई, तुम्हें देखकर लगा है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, चाहो तो खाना खाकर जाना। नहीं धन्यवाद। मेरे मना करने के बाद वह भी चुप हो गई। तभी अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं लगातार 8 घंटे से गाड़ी चला रहा था और अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। आखिर मैंने फैसला किया कि आज रात यहीं रुकर आराम कर लेता हूँ। बारिश की बूंदें ट्रक की छत पर लगातार टपटप गिर रही थी। आधी रात को मैं नींद और जाग के बीच ही हालत में था कि अचानक आसमान में बिजली चमकी। उसी पल मैंने कांच पर एक बेहद पीला और डरावना चेहरा देखा और वह चेहरा बिल्कुल उसी पेट्रोल पंप के मालिक जैसा लग रहा था। मैं डर के मारे एकदम से जाग गया। अभी जो चेहरा कांच में दिखाई दिया था वह मेरे पीछे था, यानी वह ट्रक के अंदर था। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सहचालक वाली सीट पर कोई नहीं था। मगर जब मैंने फिर सामने विंडशील्ड की तरफ देखा तो पाया कि पेट्रोल पंप पूरी तरह गायब हो चुका था और मेरा ट्रक किसी सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंच चुका था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? गाड़ी यहाँ कैसे आ गई? मैं तो पेट्रोल पंप पर था ना। मेरा ट्रक लगभग 70 डिग्री की खतरनाक ढलान पर अजीब तरीके से टिका हुआ था। सब कुछ बेहद रहस्यमयी और अस्वाभाविक लग रहा था। मैंने घबराकर तुरंत इंजन स्टार्ट किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी बंद ही नहीं हुई थी, यानी जो कुछ मैंने अभी देखा था वह सब एक भ्रम था। अचानक बगल से किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। मूसलाधार बारिश के बीच वह हंसी और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी और उससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरी पीठ के पीछे से मुझे घूर रहा है। कौन है आखिर? कौन है जो ये सब नौटंकी कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आ, देख मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगले ही पल अचानक 2 छोटे बच्चे जाने कहां से प्रकट हो गए और ट्रक के शीशे पर थपथपाने लगे। यह दृश्य देखकर मेरा दिल जैसे गले तक आ गया। मैंने तुरंत ताऊजी द्वारा दिया गया ताबीज निकाला और उसे कांच पर चिपका दिया। जैसे ही ताबीज लगाया, बच्चों के शीशा पीटने की आवाज अचानक गायब हो गई। उसके बाद मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक को तेजी से कच्ची सड़क पर दौड़ा दिया। जब तक मुझे मुर्गे की बांग सुनाई नहीं दी तब तक मैं लगातार भागता रहा। तभी जाकर मैं उस भूतिया चक्कर से निकल पाया और तब तक ट्रक शहर की सीमा में प्रवेश कर चुका था। बॉस, टंकी फुल कर दो। भाई, तुम्हारी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। मैंने बस सिर हिला दिया। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पास आया और आंख मारते हुए बोला, भाई बड़ी किस्मत वाले हो, इतनी लंबी यात्रा पर निकले हो और भाभी जी भी साथ हैं क्या? मेरी पत्नी तो घर पर है। अरे तो फिर वह कौन है जो तुम्हारी सहचालक वाली सीट पर बैठी है? ओहो, समझ गया भाई, मर्दों के अपने छोटे मोटे शौक होते हैं। मैंने तुरंत सहचालक वाली सीट की तरफ देखा। वह पूरी तरह खाली थी, वहाँ कोई महिला नहीं थी। लेकिन उस आदमी का चेहरा देखकर नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। मैं एकदम घबरा गया। भाई साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आपको इस सड़क पर करीब 40-50 किलोमीटर पीछे कोई पेट्रोल पंप याद है? मेरी बात सुनते ही उस आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। क्या कहा? तुम वहाँ से जिंदा वापस आ गए? क्या मतलब? मैंने पेट्रोल पंप से कुछ ब्रेड और पानी खरीदा और भूखे भेड़िए की तरह खाने लगा। फिर मैंने पिछली रात की पूरी घटना उसे विस्तार से सुनाई। वह सुनकर बोला, छोटे भाई, कल रात तुम्हारा सामना शायद किसी बुरी आत्मा से हुआ था। हमारी इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो भी पुराने और अनुभवी ड्राइवर हैं, हमारी इस हाईवे पर चलने वाले पुराने ड्राइवर जानते हैं कि वह पेट्रोल पंप एक बेहद मनहूस जगह है। मैं तुम्हें बताता हूँ, शुरुआत में वह औरत तुमसे पूछेगी कि क्या तुम खाना खाना चाहोगे। फिर जब तुम खाना खा रहे होते हो तो वह खुद तुमसे बातें करना शुरू कर देती है। उसके बाद वह तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है और जब वह सफल हो जाती है तो तुमसे पूछती है कि क्या वह सुंदर दिखती है। अगर तुमने कह दिया कि वह सुंदर नहीं है तो वह तुरंत अपना असली रूप दिखा देती है। उसका मुंह फटकर कानों तक पहुंच जाता है, आंखें धूसर सफेद हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने खुद इतनी डरावनी घटना का सामना न किया होता तो शायद मुझे लगता कि वह आदमी कोई कहानी सुना रहा है। मेरा अनुमान था कि पिछली रात वह औरत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि मेरे पास ताऊजी का दिया हुआ ताबीज था। मैंने अनायास ही अपनी जेब में रखा ताबीज छू कर देखा। मुझे लगने लगा कि यह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि किसी देवता का वरदान है। आगे की यात्रा में मुझे इसे हर हाल में अपने पास रखना होगा। खाना खाने के बाद मैंने उस आदमी को बार बार धन्यवाद कहा और वापस अपने ट्रक में आ गया। फिर मैं ट्रक के अंदर ही पूरा एक दिन और एक रात सोता रहा। अगली सुबह मैं दोबारा सफर पर निकल पड़ा। इस बार रास्ता काफी सामान्य था। बस कई किलोमीटर तक मेरे अलावा कोई दूसरा इंसान दिखाई नहीं देता था। सड़क के दोनों ओर फैली हरी भरी घास और झुंड के झुंड काले हिरणों को चरते देखकर मुझे लगा कि दुनिया फिर से जीवंत हो गई है। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही खूबसूरत नजारा मेरे लिए एक नया खतरा लेकर आने वाला है। करीब 300 किलोमीटर चलने के बाद रात हो गई। धीरे धीरे मेरा ट्रक राजस्थान के सुनसान रेगिस्तानी इलाके में प्रवेश कर गया। यहाँ का मौसम काफी सूखा था। शायद मौसम और पानी बदलने की वजह से मेरी तबीयत खराब होने लगी। पूरा शरीर बेहद असहज महसूस
महसूस कर रहा था। तभी अचानक सड़क पर मुझे कोई छपटी सी चीज दिखाई दी। मैं ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं पा सका और ट्रक सीधे उसके ऊपर से गुजर गया। रियर व्यू मिरर में मैंने देखा कि वह कोई सामान नहीं बल्कि एक इंसान की लाश थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, दिल के अंदर एक अजीब डर बैठ गया। हालांकि कुछ देर बाद मैंने खुद को संभाल लिया। रात के 12 बजे तक मैं नींद से लड़ते हुए लगातार गाड़ी चलाता रहा। तभी हेडलाइट की रोशनी में मैंने सड़क किनारे एक आदमी को देखा। वह अपनी पीठ पर एक गठरी लादे आगे बढ़ रहा था। धत तेरे की, कहीं फिर से किसी भूत से तो सामना नहीं हो गया। मैंने ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की, बस एक्सीलेटर दबाकर उससे दूर निकलने की कोशिश की। लेकिन तभी और भी अजीब बात हुई। कुछ दूरी आगे बढ़ते ही मुझे एक और आदमी दिखाई दिया। वह भी पीठ पर गठरी लादे उसी तरह चल रहा था। ये आखिर हो क्या रहा है? क्या मैं किसी भूतिया चक्कर में फंस गया हूँ? मेरा ट्रक लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन सड़क पर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सब कुछ बेहद रहस्यमयी लग रहा था। अपने शक की पुष्टि करने के लिए मैंने जानबूझकर कई बार हॉर्न बजाया, लेकिन उन लोगों ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वे सिर झुकाए बस लगातार चलते रहे। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था, ये इंसान नहीं थे। ये उस सुनसान रास्ते पर भटकी हुई चलती फिरती लाशें थी। अचानक सड़क के बीचों बीच एक और ऐसा ही प्राणी आ गया। मैं उसे बचा नहीं सका और ट्रक सीधे उससे टकरा गया। अब मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी, लेकिन तभी सामने घना कोहरा छा गया। यहाँ तक कि हाई बीम जलाने के बाद भी मुश्किल से 50 मीटर आगे दिखाई दे रहा था। मैंने घबराकर जेब में रखा ताबीज कसकर पकड़ लिया और बुदबुदाने लगा, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। ताऊ जी मेरी रक्षा करना, मैं मरना नहीं चाहता। दादाजी, परदादा जी, भगवान मेरी रक्षा करो। तभी सामने फिर लोगों का एक बड़ा समूह दिखाई दिया। उन सभी ने पुराने जमाने के लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। उनमें से 8 लोग एक बड़ी सी दुल्हन की पालकी उठाए हुए थे और उनके पीछे लगभग 40-50 लोग और चल रहे थे। पूरी बारात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई। आधी रात को आखिर किसी शादी निकलती है? जवाब साफ था, यह इंसानों की नहीं, भूतों की बारात थी। पहले मैं सिर्फ ताऊ जी से ट्रक चलाने के नियम और अंधविश्वास वाली बातें सुनता था, लेकिन जब खुद इन चीजों का सामना हुआ तब एहसास हुआ कि मेरे पास इनसे निपटने का कोई तरीका नहीं है। अचानक एक काली परछाई सामने से उछल कर आई और अगले ही पल वह ट्रक की विंडशील्ड पर चिपक गई। वह लगातार शीशे को पीटने लगी। कुछ ही देर में कांच पर कई दरारें पड़ गईं। साला, मेरी विंडशील्ड! मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक की रफ्तार अपनी सीमा तक पहुंच गई और आखिरकार वह भयानक चीज ट्रक से छूटकर पीछे गिर गई। हाय राम, जान ही निकल गई थी। उस राक्षस को अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे समझ आ गया था कि इस अंतहीन रेगिस्तानी इलाके में न जाने कितनी अज्ञात और डरावनी चीजें छिपी हुई हैं। करीब 1 घंटा और गाड़ी चलाने के बाद मुझे दूर एक एसयूवी दिखाई दी। उसे देखकर मैं बेहद खुश हो गया। इतनी देर बाद आखिर किसी जीवित इंसान को देखने का मौका मिला था। मैंने उत्साहित होकर लगातार हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, पी पी पी। लेकिन आगे चल रही गाड़ी के लोगों ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वे बिना किसी प्रतिक्रिया के उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। मैं लगातार उस एसयूवी का पीछा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहे जितनी कोशिश करता उसे पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वह गाड़ी जैसे किसी जादू के असर में थी। जैसे ही मैं अपनी रफ्तार बढ़ाता उसकी रफ्तार भी बढ़ जाती और अगर मैं धीरे चलने लगता तो वह भी धीमी हो जाती। धत तेरे की, ये आदमी मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। ये बेवकूफ आखिर करना क्या चाहता है? मैं अभी भी उसका पीछा कर रहा था कि तभी अचानक उस एसयूवी की छत खुल गई। अगले ही पल एक काली परछाई गाड़ी के अंदर से कूदकर बाहर आई और फिर विशाल रेगिस्तान में कहीं गायब हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह एसयूवी बिना किसी असर के वैसे ही आगे बढ़ती रही। उसी समय अचानक तेज रेतीला तूफान उठने लगा। मैंने तुरंत गाड़ी रोक दी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ट्रक उस तूफान के अंदर चला गया तो शायद कभी वापस नहीं लौट पाएगा। मैंने गहरी सांस ली। छोड़ो, आज रात यहीं आराम कर लेता हूँ। ताऊ जी, बस मुझे सही सलामत घर पहुंचा देना। वैसे भी मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए मैं कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह सूरज निकलने के बाद मैंने फिर से सड़क की तरफ देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही एसयूवी फिर से दिखाई दे रही थी, लेकिन अब साफ दिख रहा था कि वह एक बेहद पुरानी और जंग लगी हुई गाड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से छोड़ दी गई हो। फिर भी वह अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और उसका पीछा करने लगा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो देखा कि ड्राइवर की सीट पूरी तरह खाली थी। वहां कोई नहीं बैठा था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर पिछली रात मैं उस गाड़ी का पीछा करते हुए आगे बढ़ता रहता तो शायद आज मैं भी उन चलती फिरती लाशों की तरह बन चुका होता। कुछ समय बाद मैं जयपुर मंडी पहुंच गया। वहां माल उतारने वाले मजदूर मुझे अकेला देखकर हैरान रह गए। एक आदमी बोला, अरे भाई, तुम्हारी हिम्मत तो कमाल की है। तुम अकेले उस रेगिस्तानी इलाके को पार करके आए हो। वह जगह तो बहुत अजीब मानी जाती है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वह जरूर कुछ जानता है। मैंने तुरंत पूछा, भाई साहब, कल रात मैंने एक भयानक जीव देखा था। उसके पूरे शरीर पर बाल थे और वह बहुत डरावना लग रहा था। क्या आप जानते हैं कि वह क्या था? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगता है कि तुम्हारा सामना सफेद बालों वाले प्रेत से हुआ है। सफेद बालों वाला प्रेत? हाँ, मैंने भी इसके बारे में अपने बुजुर्गों से सुना है। कहते हैं कि उसका पूरा शरीर सफेद बालों से ढका होता है। वह बहुत तेज दौड़ता है। उसके दांत बेहद नुकीले होते हैं और वह बहुत खतरनाक माना जाता है। मुझे याद आया कि कल रात उस जीव ने कपड़े पहन रखे थे, इसलिए मैं साफ नहीं देख पाया था कि उसके शरीर पर सफेद बाल थे या नहीं। लेकिन उस आदमी की बात सुनकर मेरी चिंता बढ़ गई, क्योंकि वही रास्ता मेरे घर लौटने का एकमात्र रास्ता था। मैंने घबराकर पूछा, भाई साहब, फिर मैं वापस कैसे जाऊंगा? वह बोला, देखो, हमारे यहाँ एक उपाय माना जाता है। वापस जाते समय सिंदूर और तांबे के सिक्के वाला एक लाल कपड़े का छोटा पोटला खरीद लेना। उसे अपनी सीट के नीचे रख देना और कोशिश करना कि उस इलाके में रात मत बिताना। वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ रात में ज्यादा सक्रिय रहती हैं। दिन में गुजरोगे तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मैंने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जेब से कुछ पैसे निकालकर उनकी तरफ बढ़ाए, लेकिन उन्होंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। अरे रहने दो, इतनी दूर माल पहुंचाना भी आसान काम नहीं है। अगर मेरी बात से तुम्हारी मदद हो जाए तो यही काफी है। उनकी बात सुनकर मैं मन ही मन उनका सम्मान करने
लगा। माल उतारने के बाद मैं तय किए गए फल बाजार पहुंचा। वहां से मैंने एक ट्रक भरकर खरबूजे लाद ली। फिर उस आदमी की सलाह मानते हुए सीट के नीचे लाल कपड़े में बंधा हुआ सिंदूर का पोटला रख दिया। सब तैयारी पूरी होने के बाद मैं एक बार फिर उसी विशाल रेगिस्तानी रास्ते की ओर निकल पड़ा। इस बार रास्ता कठिन जरूर था, लेकिन कोई अजीब घटना नहीं हुई। मैं आराम से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर और फिर 1000 किलोमीटर तक गाड़ी चलाता रहा। तभी ट्रक का ईंधन लगभग खत्म हो गया। मैंने नेविगेशन देखा और पास एक पेट्रोल पंप की तरफ गाड़ी मोड़ दी। नमस्ते मालिक, टंकी फुल कर दीजिए। अरे हाँ, अभी करता हूँ। पेट्रोल पंप का मालिक मुस्कुराया। लगता है भाई साहब जयपुर मंडी की तरफ से आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने तो उसे अपने आने की दिशा के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। फिर उसे कैसे पता चला? मेरे चेहरे का रंग बदलता देखकर वह जोर जोर से हंसने लगा। अरे डरिए मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं उसे जानता तक नहीं था, फिर भी वह ऐसी अजीब बातें कर रहा था। इसी बीच टंकी भर चुकी थी। मैंने पैसे दिए और ट्रक स्टार्ट कर दिया, लेकिन तभी वह मालिक फिर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इस बार कुछ अजीब थी। वह अचानक ट्रक के पीछे देखते हुए बोला, अरे ओ, तुम लोग उसकी गाड़ी पर क्यों चढ़े हुए हो? क्या उसके साथ मरने का इरादा है? चलो नीचे उतरो। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन ट्रक के पीछे कोई भी नहीं था, एक भी इंसान नहीं। फिर वह आखिर किससे बात कर रहा था? मैं मन ही मन सोचने लगा, ये पेट्रोल पंप वाला भी बड़ा अजीब आदमी है। आधी रात को लोगों को डराने में मजा आता है इसे। लेकिन अब मेरे पास ताऊजी का दिया हुआ ताबीज भी था और सीट के नीचे रखा सिंदूर वाला लाल पोटला भी। मुझे भला डर किस बात का था? वाह, इस एक हफ्ते में पूरे 3000 रुपए कमा लिए। इतने पैसे हैं कि खर्च करते करते भी खत्म नहीं होंगे। मैं खुशी में गुनगुनाने लगा। 3000 रुपए का ख्याल आते ही मेरी सारी थकान गायब हो गई। न सिर दर्द, न कमर दर्द, यहाँ तक कि भूत प्रेत भी अब पहले जितने डरावने नहीं लग रहे थे। लेकिन तभी सामने अचानक फिर से घना कोहरा दिखाई दिया और इस बार वह लाल रंग का था। मैंने घड़ी देखी, रात के ठीक 12 बजे थे। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, बेटा मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लोगे? मैं बुरी तरह चौंक गया। अरे तुम कौन हो और मेरी गाड़ी में आई कैसे? बूढ़ी औरत का चेहरा तुरंत बदल गया। अगर नहीं बैठाना तो सीधे मना कर दो, ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। लेकिन अगले ही पल वह मेरे ट्रक के ठीक सामने खड़ी दिखाई दी और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा ट्रक आगे बढ़ ही नहीं रहा था। मैं एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा था। तभी चारों तरफ से आवाजें आने लगी। अरे गाड़ी चलाना नहीं आता क्या? सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी है और फिर भी इतनी तेज गाड़ी चला रहा है। अगले ही पल चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। नहीं, उन्हें इंसान कहना गलत होगा। उनके चेहरे बिल्कुल मुर्दा घर में पड़े शवों जैसे सफेद और बेजान थे। एक आदमी गुस्से में बोला, हम तो पहले से ही इन ट्रक ड्राइवरों से परेशान हैं। रात में इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं जैसे मरने की जल्दी हो। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। लेकिन तभी मुझे ताऊजी का दिया हुआ ताबीज याद आया। मैंने तुरंत ताबीज निकालकर सामने कर दिया, लेकिन अगले ही पल छटाक, ताबीज टूटकर बिखर गया। हे भगवान, ताऊजी का ताबीज भी काम नहीं कर रहा। अचानक मुझे सिंदूर वाला पोटला याद आया। मैंने जल्दी से उसे निकाला, लेकिन धड़ाम, वह भी फटकर बिखर गया। अब मुझे समझ आ गया था, मेरे सामने मौजूद ये आत्माएं इतनी शक्तिशाली थी कि साधारण रक्षा कवच भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मुझे खुद समझ नहीं आया कि उस समय मेरे दिमाग में क्या आया। मैं सीधे उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दीजिए आंटी, माफ कर दीजिए भाइयों, मुझसे गलती हो गई। मुझे इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी और मुझे आधी रात को यहाँ भी नहीं आना चाहिए था। कृपया मुझे मत मारिए। मेरे घर में बूढ़े माँ बाप हैं। मेरा परिवार मुझ पर निर्भर है। मैं घर का कमाने वाला इकलौता आदमी हूँ। अगर मैं मर गया तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मेरी बात सुनकर सभी आत्माएं अचानक शांत हो गईं। किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी ट्रक के सामने फैला लाल धुंधलका धीरे धीरे गायब होने लगा और अगले ही पल मैं जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया। दरअसल मैं उन सभी आत्माओं के जीवन का आखिरी दिन देख रहा था। वे अभी तक नहीं जानते थे कि कुछ ही देर में उनकी मौत होने वाली है। उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अगर मैं गलत नहीं था तो यह एक शादी की बारात थी जो दुल्हन लेने जा रही थी। एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बोला, बेटा तेरी शादी के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी है। शादी के बाद बहू का हमेशा सम्मान करना। तभी उसकी पत्नी बोली, हाँ बेटा तू हमारा इकलौता बेटा है। अब हमारी सारी उम्मीदें तुझ पर ही टिकी हैं। हमें जल्दी से पोते का मुंह दिखा देना। लड़का मुस्कुराकर बोला, माँ पिताजी आप लोग चिंता मत कीजिए। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखूंगा और आपको जल्द ही पोते की खुशी भी दूंगा। इसके बाद पूरा परिवार हंसते बोलते आगे बढ़ता रहा। उन्हें देखकर साफ पता चलता था कि वे बेहद सीधे साधे ग्रामीण लोग थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गांवों के ज्यादातर परिवार होते हैं। माँ बाप पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ते देखने के लिए। तभी दूल्हे ने अचानक आगे इशारा किया, माँ पिताजी सामने वो लोग क्या कर रहे हैं? कहीं रास्ता रोकर लूटपाट तो नहीं करेंगे? बूढ़े पिता ने तुरंत डांट दिया, चुप रहो, ऐसी अपशकुनी बातें मत करो। उनके यहाँ किसी का अंतिम संस्कार निकल रहा है। फिर बूढ़ी माँ चिंतित होकर बोली, सुनते हो जी, रीति रिवाज के अनुसार शादी की बारात और अंतिम यात्रा का आमना सामना शुभ नहीं माना जाता। अब क्या करेंगे? बूढ़े पिता ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात याद रखो, मृतकों का सम्मान सबसे पहले होता है। फिर उन्होंने ड्राइवर से कहा, भाई साहब जरा गाड़ी पीछे कर लीजिए, पहले अंतिम यात्रा को जाने देते हैं। उनकी बात सुनकर पूरी बारात धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उधर अंतिम यात्रा भी उनकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी धरती जोर जोर से कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। सबने मुड़कर देखा। दूर से एक बेकाबू ट्रक पूरी रफ्तार से उनकी तरफ आ रहा था। उसी ट्रक के अंदर एक आदमी शराब के नशे में धुत बैठा था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे वाह, फिर से मैं जीत गया, आज तो किस्मत खुल गई। फिर उसने सामने देखा, अरे इतने सारे लोग सड़क पर क्या कर रहे हैं? मरना है क्या सबको? और ये पीछे क्यों हट रहे हैं? देखता हूँ कैसे नहीं हटते। मेरी सांसें थम गई, क्योंकि वह ट्रक चलाने वाला आदमी कोई और नहीं, मेरे ताऊजी थे। अगले ही पल बेकाबू ट्रक पूरी रफ्तार से बारात और अंतिम यात्रा दोनों में घुस गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर
उछलने लगे। पूरा दृश्य खून और तबाही से भर गया। कुछ ही सेकंड में सड़क लाशों से पट गई और उसी क्षण नशे में धुत ताऊजी की आंखें खुल गईं। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया था। मैंने देखा कि ताऊजी तुरंत ट्रक से नीचे कूद पड़े, लेकिन बदकिस्मती से उनका पैर एक बड़े पत्थर पर पड़ गया और जोरदार चोट लगने से टूट गया। उसी पल मुझे सच्चाई समझ आ गई। ताऊजी का पैर खेती बाड़ी करते समय नहीं टूटा था, बल्कि उस भयानक हादसे में टूटा था। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। घायल लोग दर्द से कराह रहे थे। किसी ने ताऊजी का हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, भैया भैया आप यहाँ से मत जाइए। अगर अभी पुलिस और एम्बुलेंस को खबर कर दी जाए तो बहुत से लोगों की जान बच सकती है। भैया मत जाइए। लेकिन मैं जानता था वह सब बेकार था। मैंने भी जोर से चिल्लाया, ताऊजी ताऊजी। फिर अचानक मुझे खुद पर हंसी आ गई। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। ये तो सिर्फ एक भ्रम है। मैं ताऊजी के अतीत की घटना देख रहा हूँ। मेरी आवाज उन्हें कैसे सुनाई दे सकती है? लेकिन तभी अचानक मेरे सिर में तेज चक्कर आया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल मैं झटके से अपने ट्रक में जाग उठा। मैंने हड़बड़ाकर चारों तरफ देखा। क्या अभी जो कुछ हुआ वो सब सपना था? लेकिन अगले ही क्षण मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि ट्रक के पीछे वही आत्माएं अब भी खड़ी थीं। बस इस बार उनके चेहरे डरावने नहीं लग रहे थे। वे मुझे घूर नहीं रही थी। उनकी आंखों में नफरत भी नहीं थी, बल्कि उनमें एक अजीब सी उदासी और दया दिखाई दे रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ ये लोग बुरे नहीं थे। ये कभी मुझे नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहते थे। शायद उन्होंने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं अभी जवान था। शायद इसलिए क्योंकि मैं उनकी संतान की उम्र का